नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हो? तैयारी चल रही है? बिल्कुल अच्छी बात है, लगे रहो। कहते हैं मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जिससे बंद भाग्य के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं। इसलिए आप अनवरत लगे रहिए, मेहनत कीजिए। मेहनत का फल मीठा होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए आप लगे रहिए। आज हम एक ऐसे चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका हर एग्जाम के अंदर दो तीन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और वो चैप्टर है 1857 की क्रांति। रीट के सिलेबस के अंदर दोहरा फायदा हो रहा है इस सिलेबस को लेकर, इस चैप्टर को लेकर दोहरा फायदा रीट के अभ्यर्थी को ऐसे है। 57 की क्रांति भारत की भी दे रखी है और 57 की क्रांति राजस्थान की भी दे रखी है। तो आप मान के चलिए 57 की क्रांति से संबंधित आपके 2 या 3 क्वेश्चन पेपर के अंदर पक्के आएंगे। पुलिस और पटवारी उनके तो आना ही आना है, इसलिए अपन इंडिया की क्रांति भी पढ़ेंगे 57 की और राजस्थान की भी पढ़ेंगे। आज अपन जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजपूताना या राजस्थान की 57 की क्रांति, इसकी क्या भूमिका रही है। तो विशेष तौर से अपन को रीट के लिए मैं बना रहा हूँ। मैंने वो श्रृंखला छोड़ी है बीच में, और कह रहे हैं कुछ अभ्यर्थियों की ऐसी डिमांड आई है कि सर आप पहले 57 की क्रांति करवा दीजिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन को तो सिलेबस करवाना है, तो चलिए मैं क्यों 57 की क्रांति सही। अब देखिए 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, यह आपको पता ही है। तो इसमें यह कहा जाता है कि 57 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का कोई योगदान ही नहीं था। अनेक इतिहासकारों ने इस पे कलम चलाई और ऐसा लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है, यह असत्य बात है। राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली व राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, वहां पर क्रांति से संबंधित जो सामग्री पड़ी है, जो तथ्य पड़े हैं, उनको देखने पर या उनका अध्ययन करने पर इस बात का खुलासा हो जाता है कि राजस्थान भी क्रांति से अछूता नहीं रहा है। राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है 57 की क्रांति में। तो आज अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं, क्रांति की। अब बात आती है क्रांति है क्या। क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है बदलाव। क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है बदलाव। बदलाव किसमें? जो व्यवस्था चल रही है, वर्तमान की व्यवस्था में बदलाव ही क्रांति है, या इसको कह सकते हैं अपन परिवर्तन। अब ये परिवर्तन बदलाव कैसे आएगा? जब आप बगावत करोगे, किसी का विरोध करोगे, तब उसमें चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। क्रांति के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। क्रांति हुई है तो कारण है, और बिना कारण के कोई क्रांति नहीं होती है। ये तो छोड़िए, आप अपने घर की बात देख लीजिए। यदि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है या आपकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, तब आपके अंदर ऐसी नकारात्मक भावनाएं बढ़ जाती है, और एक समय ऐसा होता है कि उनका क्या होता है? विस्फोट होता है। वो विस्फोट ही क्या होता है? क्रांति है, बगावत है। तो हम भी करते हैं। यहीं पर इस क्रांति के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। जो भी इसमें भाग ले रहे थे उन सब की अपनी पीड़ा थी, अपना दुख था। वो राष्ट्रीय हित के हिसाब से या राष्ट्रीयता के हिसाब से भाग नहीं ले रहे थे। सबकी अपनी अपनी पीड़ा थी, सबका अपना अपना दुखड़ा था। किसी को पुत्र गोद लिए नहीं लिए, किसी को पुत्र गोद नहीं लेने दे रहे थे, किसी की पेंशन बंद कर दी, सामंतों का पद और गरिमा घट गई। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। कोई प्रशासनिक कारण है, कोई धार्मिक कारण है, तो कोई ना कोई पीछे उसका कारण है जिसकी वजह से क्रांति हुई है, इतना बड़ा एक विप्लव हुआ है। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा है, उसको लेके आप अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि 57 की क्रांति जब शुरू हुई थी, उस समय राजस्थान की क्या स्थिति थी या राजपूताने की क्या स्थिति थी, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आपको पता हो, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक
ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने अजमेर के अंदर दरबार लगाया। विशेष ध्यान रखना, इस दरबार के अंदर राजस्थान के सभी शासकों को बुलाया गया, जिसमें मारवाड़ के शासक मान सिंह जी ने इस दरबार का विरोध किया। ये जो दरबार लग रहा है वो 1832 में लग रहा है। 1832 के अंदर यहाँ एक एजेंसी बनाई जाती है जिसका नाम है राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से 1832 के अंदर अजमेर के अंदर ये स्थापित की गई। और दुर्ग का नाम आप जानते ही हो, मैगजीन दुर्ग। इस दुर्ग के अंदर इसका मुख्यालय खोला गया। कई बार क्वेश्चन आता है राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1832 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में है, मैगजीन दुर्ग के अंदर है। ये कई बार क्वेश्चन आता है। अब इस राजपूताना रेजिडेंसी पर इस लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अपना एक एजेंट बैठा दिया। यहाँ पे एक अपना एजेंट बैठा दिया, उसको बोलते हैं अपन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। बेंटिंग के ऊपर कौन है? कंपनी है। कंपनी ने इसको भेजा और इसने अपना भार कम करने के लिए एजीजी को लगा दिया। अब इस राजपूताना के अंदर, इस अजमेर के अंदर इस बेंटिंग का एजेंट बैठेगा, जिसको अपन बोलते हैं एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, बैठा दिया। ये बात है 1832 की। अब 1832 के अंदर जब एजीजी पद ये सर्जित किया गया, जब ये पद सर्जित हो रहा है, उस समय सबसे पहले मिस्टर लॉकेट को यहां बैठाया गया। मतलब राजस्थान को लॉक किया गया, राजपूताना को लॉक किया गया, बैठा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? 1845 के अंदर, चूंकि हम जानते हैं अंग्रेज ठंडे प्रदेश से आए हैं, यूरोप के हैं, तो इनको गर्मी ज्यादा लगती थी। तो 1845 के अंदर इस राजपूताना रेजिडेंसी की एक शाखा अपने राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान आबू, माउंट आबू, जिसको राजस्थान का क्या बोलते हैं? शिमला बोलते हैं, या एक शाखा खोल दी और 4 माह तक एजीजी जब तक गर्मी होती यहां रहता था। अब बात है अपने 1857 की। 1857 के अंदर अपना राजस्थान का जो एजीजी था उसका नाम आ गया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मतलब अंग्रेजों ने शेर को, लॉरेंस का मतलब शेर को, और पैट्रिक मतलब अपने वफादार शेर को एजीजी बनाया। विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले विलियम बेंटिंग ने जो पद सर्जित किया था उस समय लॉकेट को बनाया, और 1857 के अंदर एजीजी कौन बन रहा है? पैट्रिक लॉरेंस बन रहा है। और गवर्नर भी चेंज हो रहा है। गवर्नर कौन है? कैनिंग। कई बार क्वेश्चन आता है 57 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने जो अपना एजेंट बैठाया 1857 में राजस्थान में भेजा, उसका नाम क्या है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कई बार क्वेश्चन आता है 57 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो पैट्रिक। और पहला पूछे तो मिस्टर लॉकेट, और ये पद सर्जित किया था विलियम बेंटिंग ने। अब चलिए, अब इस पैट्रिक ने क्या किया? ध्यान रखना, इस पैट्रिक ने अपना भार कम करने के लिए, सब अपना भार कम कर रहे हैं, सबसे ऊपर है कंपनी। कंपनी ने अपना एजेंट बैठा दिया जिसको बोलते हैं गवर्नर जनरल। ध्यान रखना, गवर्नर जनरल ने अपना भार कम करने के लिए अपने नीचे बैठा दिया अपना एक आदमी एजीजी। एजीजी ने अपना भार कम करने के लिए नीचे बैठा दिया पीए, पॉलिटिकल एजेंट। इसी प्रकार जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने भी देसी रियासतों के अंदर अपने एजेंट बैठा दिए। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अब इसने कौन कौन से एजेंट बैठाए? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या 57 की क्रांति के समय, जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके उदयपुर, इस रियासत के अंदर बैठा दिया। फिर एक मारवाड़ के अंदर बैठा दिया, एक कोटा के अंदर बैठा दिया, ध्यान रखना, एक जयपुर के अंदर बैठा दिया, जयपुर के अंदर बैठा दिया, एक इसने अपने सिरोही के अंदर बैठा दिया, एक इसने भरतपुर के अंदर बैठा दिया।
एक और ले लीजिए, जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, प्रतापगढ़ यहाँ भी बैठा दिया। इतने सारे अपने जो चर्चा में आए 57 की क्रांति के दौरान इतने सारे एजेंडे बैठा दिए। यहां पर इसने सावरस को बैठाया, ध्यान रखना विशेष। यहां इसने मैक मॉसन को बैठाया, विशेष ध्यान रखना। यहां इसने बर्टन को बैठाया, यहां इसने ईडन को बैठाया, यहां सिरोही के अंदर जेटी हॉल को बैठाया, भरतपुर के अंदर इसने मॉरिसन को बैठाया और प्रतापगढ़ के अंदर कर्नल रॉक को बैठाया। अब क्या था, ये पीए क्या करते थे, ये राजा के साथ मिलकर काम करते थे, राजा के दरबार में रहते थे, ध्यान रखना। तो राजा से ये सूचना लेते पीए सूचना देते एजीजी को, एजीजी सूचना देता गवर्नर जनरल को और गवर्नर जनरल सूचना देता कंपनी को। ऐसे करके इन्होंने एक अपना ऐसा प्रशासनिक ढांचा खड़ा कर रखा था जिसके आधार पर ये राजस्थान में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। विशेष ध्यान रखना। अब आप कहोगे गुरुजी हमें ये याद नहीं हो रहे, तो इसका एक ट्रिक मैं आपको बता दूं। उदयपुर जिलों की नगरी है, सबसे ज्यादा झरने, फवारे, फाउंटेन और माउंटेन का शहर उदयपुर। तो झरने, सावर्स को क्या बोलते हैं, झरने बोलते हैं, फवारे बोलते हैं, जो बाथरूम के अंदर लगता है ना, तो वो सावर्स जिलों की नगरी। सर्वाधिक अपने झरने यही हैं, तो हो गए सावर्स। मारवाड़ के अंदर मैक मौसम, मतलब मारवाड़ का मौसम हमेशा खराब रहता है, बारिश वगैरह नहीं होती है, तो ये मौसम जोड़ देना। कोटा का किसको बनाया, बर्टन को बनाया। सीधा सा याद रखना, कोट में बट्टन, कोट के अंदर बट्टन। जयपुर का किसको बनाया, ईडन। राजस्थान का ईडन गार्डन या राजस्थान का ईडन स्टेडियम किसे कहा गया, सवाई मानसिंह स्टेडियम को राजस्थान का ईडन गार्डन कहा गया है। जैसे ईडन गार्डन कलकत्ता में है तो उसकी तुलना की गई है, तो ईडन कहाँ है, जयपुर के अंदर, जो सवाई मानसिंह स्टेडियम को क्रिकेट वाला ना उसको कहा गया। सिरोही के अंदर लड़की की शादी है, क्या बुक करना है, शादी में हॉल बुक करना है, हॉल का नाम है जेडी हॉल। भरतपुर के अंदर मॉरिसन, एक गाना गाना पड़ेगा आपको फिल्म का, भरतपुर लुट गया हाई मोरिये, मोरिये का मतलब मॉरिसन, भरतपुर लुट गया हाई मोरिये। प्रतापगढ़ के अंदर इस प्रताप का जिगर रॉक के समान था, प्रताप रॉक के समान, चट्टान के समान मजबूत था। इस तरीके से आपको इनके ये पॉलिटिकल एजेंडा आपको याद करने हैं। चलिए आगे, ये मैं मिटा देता हूं। तो ये ऐसे इनकी व्यवस्था थी और इन्होंने ये बैठा रखे थे यहाँ पे। हाँ, इसके बाद क्या है, जब 57 की क्रांति होती है उस समय राजपूताने के अंदर 6 छावनियां होती है। विशेष ध्यान रखना, क्रांति के समय यहां पर 6 सैनिक छावनियां थी। विशेष ध्यान रखना। और कई बार पूछा जाता है, संख्या पूछ लेते हैं, 57 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब वो 6 कौन सी है, उसको सूत्र के द्वारा आपको याद करना है। सूत्र है आपके, मैं आपको क्लियरली बता दूं, एनी नाम की एक अंग्रेज लड़की है जिसको कहा जा रहा है कि वो बिया में नहीं जाएगी। एनी बिया ना देखे, ये एक सूत्र है। एनी नाम की लड़की है जिसको शादी देखने से मना किया जा रहा है। एक का मतलब एरिनपुरा, नी का मतलब नीमच, बिया का मतलब ब्यावर, न का मतलब नसीराबाद और दे का मतलब देवली और खे का मतलब खेरवाड़ा। ये 6 रियासत अपने सैनिक छावनियां थी। विशेष तौर से ये रट लेना, पूछा जाता है। अब देखिए, अब इन 6 का अपन को थोड़ा पढ़ना है और इस सूत्र के हिसाब से अपने ये निकाल लिया है। सूत्र यहां भी लिख सकते हैं, एनी
दिया न देखे, ये मैंने लिख दिया। एक का मतलब आपने बनाया होगा एरिनपुरा, क्लियर बन रहा है। नी से बन रहा है नीमच, ब्या से बन रहा है ब्यावर, न से बन रहा है नसीराबाद, दे से बन रहा है देवली, खे से बन रहा है खैरवाड़ा। अब इनकी थोड़ी थोड़ी अपन डिटेल पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या था। देखो, छावनी उस स्थान को कहते हैं जहां अंग्रेजों की सेना होती थी। इन 6 छावनी के अंदर कुल 5000 सैनिक थे और पूरे के पूरे इंडियन थे, भारतीय थे, एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एरिनपुरा वर्तमान पाली के अंदर है और सर्वाधिक युद्ध, सर्वाधिक संघर्ष इसी एरिनपुरा छावनी ने किया है। वही आउवा वाला मैटर है, ध्यान रखना है। ये नीमच ये मध्य प्रदेश में थी, ये राजस्थान में नहीं थी, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में आ रही थी, लेकिन इसका जो नियंत्रण हो रहा था वो उदयपुर से हो रहा था, विशेष ध्यान रखना। और उदयपुर का मैंने बताया था कौन था, सावर्स, ये पीए था। ये पीए इसका क्या कर रहा था, इसका नियंत्रण कर रहा था, विशेष ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ये याद नहीं रहेगी, नी का मतलब नहीं, नो मतलब राजस्थान में नहीं है, ऐसे याद रखना। फिर है ब्यावर, ये आ रही थी आपके अजमेर के अंतर्गत। नसीराबाद ये भी आ रही थी आपके अजमेर के अंतर्गत। देवली आ रही थी आपके टोंक के अंतर्गत और खैरवाड़ा आ रही थी आपके उदयपुर के अंतर्गत, विशेष ध्यान रखना। अब है ब्यावर, ध्यान रखना, ब्यावर और एक आपके खैरवाड़ा। ये एक तो खैरवाड़ा, या मैं लिख देता हूं, एक नोट लगा के लिख देता हूं, खैरवाड़ा और ब्यावर, इन 2 सैनिक छावनियों में कोई विद्रोह नहीं हुआ। ये अंग्रेजों के पक्षधर या सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। मेरे कहने का मतलब है 6 में से 4 ने ही विद्रोह किया। 2 सैनिक छावनियों का पूछा जाता है, खैरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हुआ और ब्यावर में कोई विद्रोह नहीं हुआ। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। चलो मैं मिटा देता हूं, तो यहां भी मैं आगे लिख देता हूं नो, और यहां ब्यावर के आगे भी लिख देता हूं नो। चलिए, फिर है नसीराबाद। एक तो ये सबसे पुरानी है, एक सबसे प्रसिद्ध है और एक सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद की छावनी से ही होती है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आती है देवली, ये सबसे छोटी, और जबकि ये नसीराबाद वाली सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे बड़ी छावनी थी। और देवली है वो सबसे छोटी छावनी है और सबसे नवीन छावनी, जिसकी बाद में स्थापना हुई है। और खैरवाड़ा कोई यहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी। अब ये पूछा जाता है, एरिनपुरा के अंदर जो टुकड़ी तैनात थी उसका नाम है जोधपुर लीजियन। ये पूछा जाता है कई बार। एरिनपुरा के अंदर जो टुकड़ी, सेना की टुकड़ी तैनात थी उसका नाम है जोधपुर लीजियन। नीमच के अंदर जो है तैनात टुकड़ी उसका नाम है कोटा कंटीजेंस, कोटा कंटीजेंसी, कोटा कंटीजेंसी। ब्यावर के अंदर मेर रेजिमेंट, विशेष ध्यान रखना, मेर रेजिमेंट। और नसीराबाद के अंदर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, विशेष ध्यान रखना, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। देवली के अंदर कोटा कंटीजेंसी। जो अपने नीमच के अंदर है वो देवली के अंदर भी एक अपने टुकड़ी लगा रखी थी। और खैरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भील कोर। अब इनको याद कैसे करना देख लीजिए। जैसे मैंने बताया, खैरवाड़ा प्लस ब्यावर, इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। क्रांति में भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम जानते हैं क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? सुअर
और गाय की चर्बी, मतलब मांस से मामला संबंधित था, इसलिए सब जगह क्रांति हो रही है, लेकिन दो जगह क्रांति नहीं हो रही है। यहाँ पर खैरवाड़ा में कौन सी रेजिमेंट थी? भील थे। ब्यावर में कौन थे? मेर और भीलों के मांस चलता है, इनको चर्बी से कोई एलर्जी नहीं होती है, तो इन्होंने इस मैटर को सीरियस नहीं लिया। भील और मेर तो मांस खाते हैं और चर्बी से कोई उनको ऐसा नहीं था, इसलिए यहाँ कोई क्रांति नहीं हुई है, याद रखना। तो खैरवाड़ा में मेवाड़ भील अपने उदयपुर में होते हैं भील तो, और ब्यावर के अंदर मेर रेजिमेंट, ये विशेष तौर से आपको याद रखना है कहां पर कौन सी रेजिमेंट थी। चलिए अब अपने पूछा जाता है, कई बार शासकों के नाम पूछ लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था, बीकानेर का कौन था, उदयपुर का कौन था, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, रियासत है जैसे उदयपुर, उदयपुर के शासक उस समय स्वरूप सिंह जी थे। दूसरी रियासत मैं लिख रहा हूं डूंगरपुर, डूंगरपुर के उदय सिंह थे। ये जो सभी शासक लिख रहा हूं मैं, ये सब ब्रिटिश भक्त हैं, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी सरकार के पक्षधर हैं, ये सभी ब्रिटिश भक्त हैं। तीसरा मैं लिख रहा हूं अलवर, अलवर के बन्ने सिंह जी थे। चौथा मैं लिख रहा हूं मारवाड़, मारवाड़ के तख्त सिंह जी थे। पांचवा मैं लिख रहा हूं बीकानेर, बीकानेर के सरदार सिंह जी थे। छठा मैं लिख रहा हूं करौली, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां मदन पाल जी थे। सातवां मैं लिख रहा हूं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह जी थे, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह जी थे। और 8 के अंदर आ रहा है आपके धौलपुर, धौलपुर के अंदर भगवंत सिंह था। फिर आ रहा है भरतपुर, भरतपुर के अंदर जसवंत सिंह थे। फिर आ रहा है सिरोही, सिरोही के अंदर शिव सिंह थे। तो इनको अपन को विशेष तौर से याद करना है और पूछा जाता है कई बार। 11 के अंदर एक और लिख देता हूं मैं जयपुर, जयपुर के कौन थे? राम सिंह। और एक और लिख देता हूं कोटा, जहां से पूछा जाता है कोटा का कौन है? कोटा का भी राम सिंह, ये भी द्वितीय है, ये भी द्वितीय है, विशेष ध्यान रखना। और एक और लिखता हूं प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमें ये याद नहीं होंगे, ऐसे ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, आप देख लीजिए इसकी ट्रिक क्या है। उदयपुर का स्वरूप डूंगर में उदय हुआ, उदयपुर का स्वरूप डूंगर में उदय हुआ, उदय हुआ। अब देख लीजिए, तो उदयपुर में कौन हो गया? स्वरूप हो गया, और डूंगरपुर में कौन हो गया? उदय सिंह हो गया। तो उदयपुर का स्वरूप डूंगर में उदय हुआ, क्लियर हो गया। चलिए फिर है अलवर के बन्ना दारू बहुत पीते हैं, अलवर के बन्ना दारू बहुत पीते हैं। मारवाड़ में तख्ता पलट करना है, मारवाड़ में तख्ता पलट करना है, इसलिए आ जाएंगे तख्त सिंह। बीकानेर में है सरदार सिंह, हम जानते हैं कि सरदार गंगानगर और बीकानेर में ही रहते हैं, राजस्थान में और कहीं नहीं रहते, तो सरदार अपन को बीकानेर ही बताना है। करौली में आपको पता हो मदन गोपाल जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान कृष्ण का रूप माना गया है, तो गो हटा दीजिए और मदन पाल हो जाएगा। मदन गोपाल में गो हटा दीजिए, तो मदन जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? करौली के अंदर है। अब चलिए बांसवाड़ा के अंदर लक्ष्मण सिंह है, इस बांस से लक्ष्मण की मूर्ति बनानी है, बांस की खपचियों से। चलिए धौलपुर में भगवान,
धौलपुर में कौन है? भगवान है। भरतपुर में जसवंत सिंह, कैसे याद करेंगे? भरत को राम से खूब जस मिला, भरत को राम से खूब जस मिला। सी से सी मिला लीजिए, सी से सी, सिरोही में शिव सिंह, कोई अड़चन नहीं है। अब बात रही है जयपुर और कोटा, दोनों को राम राम बोलना है, इन दोनों को क्या बोलना है? राम राम, और वो भी 2 बार बोलना है। इसको राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। जयपुर कोटा को राम राम बोलना है। अब देखिए प्रतापगढ़, प्रताप का दल अकबर पर भारी पड़ा, प्रताप का दल अकबर पर भारी पड़ा। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब बात अपने ये आती है कि क्रांति का कारण क्या था। राजस्थान में क्रांति का कारण अलग है। अपन जानते हैं गाय व सुअर की चर्बी, ये जो कारण है वो भारत में 57 की क्रांति का कारण है। लेकिन यहां पर जो क्रांति का कारण मेन है वो है सामंतों में असंतोष। विशेष ध्यान रखना। अब ये सामंतों में असंतोष क्यों था, इसके लिए आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सहायक संधि नाम सुना होगा। वैसे लॉर्ड वेलेस्ली था, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, हेस्टिंग्स जो 13 से 23 तक अपने भारत का गवर्नर जनरल रहा है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने देशी रियासतों के साथ एक बार पुनः नए तरीके से सहायक संधि की थी और राजाओं को भी जरूरत थी। अब देखिए सहायक संधि क्या थी, ये जितनी भी सहायक संधि हो रही है वो 17-18 के अंदर हो रही है। राजस्थान की या राजपूताना की अधिकांश रियासतों ने 1817 और 1818 में अंग्रेजों से क्या कर ली थी? सहायक संधि कर ली थी। अब इस सहायक संधि में था क्या? आप मेरी मदद करोगे और मैं आपकी मदद करूंगा। ये सीधा सा मारवाड़ी में यही अर्थ होता है, आप विशेष ध्यान रखना। चलिए, तो सबसे पहले जो सहायक संधि 1817 में हो रही है वो किसके साथ हो रही है? करौली के साथ हो रही है। विशेष ध्यान रखना। उस समय हरबख्शपाल सिंह था यहाँ का शासक, ये भी पूछ लेते हैं। और लास्ट इसके बाद जो संधि हो रही है वो भी 1817 में हो रही है, कोटा के साथ हो रही है। कई बार क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जो सहायक संधि हुई है वो करौली के साथ हुई है और पूर्ण शर्तों के साथ जो संधि हो रही है वो कोटा के साथ हो रही है। और 1823 में लास्ट संधि हो रही है वो किसके साथ हो रही है? सिरोही के साथ। तो अंतिम रियासत है जिसने सहायक संधि स्वीकार की और ये पहली रियासत है जो अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की। तो सहायक संधि थी क्या, मैंने बता दिया आपको। आप हमारी मदद करोगे और मैं आपकी मदद करूंगा। और वैसे इसको यदि समझे, अपने जो देशी राजा होता था वो इनसे तंग आ चुका था, मराठों से और पिंडारियों से। तो इनसे बचने के लिए इसने अंग्रेजों से क्या कर ली? संधि कर ली, जिसको क्या कहते हैं? सहायक संधि। मतलब सीधा सा अर्थ है, राजा ने स्वाधीनता बेच दी और अपनी क्या मोल ले ली? स्वाधीनता के बदले क्या ले ली? सुरक्षा मोल ले ली। स्वाधीनता अंग्रेजों को बेच दी और सुरक्षा मोल ले ली। मतलब अंग्रेजों की गोद में जाके बैठ गया कि मेरी क्या करो? रक्षा करो। तो अंग्रेजों ने कहा कोई बात नहीं, रक्षा करेंगे, लेकिन आपके दरबार के अंदर हमारा एक आदमी रहेगा जिसे कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट, एक हमारा रेजिडेंट रहेगा। तो यहां से ये परंपरा शुरू हुई। अब राजा को, आपको पता हो, जब भी सेना की आवश्यकता होती थी कौन देता था? सामंत देता था। चूंकि अब राजा सामंत को याद नहीं कर रहा है, जब भी सेना की आवश्यकता होती थी सामंत सेना ले जाता था और सामंत का राजा के दरबार में बड़ा आदर होता था। लेकिन अब सामंत की सेना की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि राजा गोद में जाके बैठ गया अंग्रेजों के। तो सामंत क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए, उनके पद, गरिमा, इज्जत के अंदर गिरावट आ गई। तो सामंतों ने कहा कि ये सब अंग्रेजों की वजह से हो रहा है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध इनमें क्या था? असंतोष था। इस कारण जितने भी सामंत थे 57 की क्रांति में सब अंग्रेजों के विरुद्ध होते हैं। तो ये है अपना इसका। और बाकी क्रांति कहां से शुरू हो रही है वो उसका अपना दूसरा वीडियो है। क्रांति में ज्यादा उलझन में नहीं पढ़ना है, इतना सा याद करना, ये इसकी भूमिका है। और कल अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे नसीराबाद की क्रांति, उसमें क्या घटना हुई थी उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे।
बाकी क्रांति का सीधा सा अर्थ है जब पेट पे लात पड़ती है तब क्रांति सूझती है। बस इतना आप ध्यान रखो। आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो अपन क्रांति कर देते हैं, बगावत कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।